ठंड में गरीब कचरे वाली का चाय वाला पेड़। कितनी ठंड हो रही है आज। मुझे तो इस कोहरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज तो बहुत ज्यादा कोहरा है। काश आते हुए हम अपने साथ गर्मा गर्म चाय भी ले आते, तो काम करते करते चाय पीने का मजा ही और था। चल अब तू जल्दी से लोगों के घरों से कचरा ले ले। मैं जाकर कूड़ेदान से कचरा बीनती हूँ। दोपहर तक काम खत्म करके जल्दी से घर लौट जाएंगे। सविता पास में ही पड़े कूड़े के ढेर में जाती है और वहां से कचरा चुनकर उसे कचरा सेठ को बेच देती है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं। वहीं मुरली भी लोगों के घरों से कचरा लेता है, जहां लोग भी उसे अपने घरों से कचरा लेने के लिए पैसे देते हैं। दोनों माँ बेटे कचरा चुनकर ही अपने घर का गुजारा चलाते थे। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है और दोनों माँ बेटे ठंड में अपना कचरे का काम खत्म कर कपकपाते हुए अपने घर लौटते हैं। आज तो इस ठंड में हालत ही खराब हो गई। अरे आप आ गए दोनों। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। अभी अभी खाना बनकर तैयार हुआ है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। बहू तू खाना रहने दे और गर्मा गर्म चाय बना दे। ऐसी ठंड में कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए काफी है। लेकिन माँ जी, आप दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह भी आप दोनों 2-2 कप चाय पीकर ही गए थे। अब क्या चाय से ही अपना पेट भर लेंगे? लक्ष्मी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम चाय ही बना दो, खाना तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि कल से तुम मुझे और माँ को चाय पैक करके दे देना। हम लोग काम करते करते चाय पियेंगे। कचरा चुनते हुए भी चाहिए पियोगे कम से कम, तो इस समय तो चाय छोड़ दीजिए ना। बहू तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी मुंह बनाते हुए अपनी सास और पति के लिए चाय बनाने लगती है। सविता अपने आंगन में बने पेड़ के पास जाती है और उसे पानी देने लगती है। क्या माँ, आप रोज इस पेड़ को पानी देती हो? इस पेड़ में तो कोई फल भी नहीं लगता है। तो क्या हुआ बेटा, जरूरी नहीं जो पेड़ हमें फल दे हम उसी ही पानी दे और उसका ख्याल रखें। मैं जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से हर दिन इस पेड़ को पानी दे रही हूँ। ये पेड़ तो मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। सविता को अपने आंगन में लगे पेड़ से शुरू से ही काफी लगाव था, जिसके चलते सविता हमेशा उस पेड़ का ध्यान रखती और हर दिन उसे पानी देती। ऐसे ही समय गुजरता है और ठंड का मौसम बढ़ने लगता है। ठंड के मौसम के बढ़ने के साथ साथ दोनों माँ बेटों की चाय पीने की आदत भी बढ़ने लगती है। अरे ये क्या लक्ष्मी, तुमने चाय नहीं बनाई अभी तक? रोटी सब्जी के साथ चाय कौन पीता है? कम से कम खाने के वक्त तो चाय की जिद ना किया करो। रोटी सब्जी खाते हुए चाय की चुस्की लेने का मजा ही और होता है। मैं तो कहती हूँ बहू, तू भी रोटी सब्जी के साथ चाय पी। अपनी सास और पति की बात सुन लक्ष्मी कुछ नहीं कहती और उनके लिए चाय बना देती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ देखो, आज तो मैंने लक्ष्मी से चाय भी पैक करवा ली है। आप तो काम करते हुए आराम से चाय पियेंगे। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चल अब जल्दी से कचरा बीनने चलते हैं। दोनों माँ बेटे जैसे ही रोज की तरह कचरा बीनने जाते हैं तो देखते हैं कि कचरे के ढेर में से सारा कचरा साफ हो चुका है। वहीं अब लोगों के घरों से कचरा लेने के लिए कचरे की गाड़ी आ चुकी है। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये कचरे की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? अरे आपको पता नहीं, अब सरकार ने हमारे गांव में भी शहरों की तरह कचरे वाली गाड़ी भेज दी है। अब ये कचरे वाली गाड़ी रोज आएगी और हमारा कचरा उठा ले जाएगी। अब तो हमें इसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, और तो और ये कूड़ादान भी हम खुद ही साफ कर देंगे। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? इस कूड़े वाली गाड़ी ने तो हम लोगों की रोजी रोटी ही छीन ली। दोनों ही माँ बेटे निराश होकर घर आते हैं और सारी बातें लक्ष्मी को बताते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ घर में राशन की तंगी शुरू हो जाती है और कड़ाके की सर्दी होने की वजह से सबकी हालत खराब हो जाती है। अच्छा, एक तो ठंड, ऊपर से ये सर्दी। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। खाने को राशन का एक दाना नहीं है और अभी भी आपको सिर्फ चाय पीने की ही पड़ी है। लड़ते रहो तुम दोनों। मैं तो चली बाहर आंगन में, इतने दिनों बाद धूप खिली है। सविता अपने आंगन में जाती है और अपने आंगन के पेड़ के नीचे बैठकर धूप सेकने लगती है और कहती है, एक तो ये सर्दी, ऊपर से पेट में अन्न का एक दाना नहीं। चाय पिए भी मुद्दत हो गई है। मैं तो चाय का स्वाद ही भूल गई हूँ। काश कोई ऐसा जादू हो जाता जिससे मुझे भरपेट चाय पीने को मिले। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी आंगन के पेड़ के सहारे बैठी सविता को कुछ आवाज आने लगती है। मैं तुम्हारी इस चाय पीने की ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। कौन बोला? ये कौन बोला? कौन है यहाँ पर? सामने आओ मेरे।
ये कोई और नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आंगन का पेड़। क्या पेड़? मैं कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम मुझे हर दिन पानी देती हो और मेरा अच्छे से ख्याल रखती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहिए मुझसे मांगो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे चाय दे दो। मुझे चाय पिए हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। ऐसी बात है तो ठीक है, आज के बाद मेरी पेड़ की शाखाओं से चाय निकलेगी। तुम जब भी मेरे पास आओगी तो मेरे पेड़ की शाखाओं से चाय निकलना शुरू हो जाएगा। जादुई पेड़ की बात सुन सविता जल्दी से अपने घर में जाती है और एक बड़ा सा पतीला लाती है और देखती है कि उस जादुई पेड़ की शाखाओं में से चाय गिर रही है। सविता जल्दी से उस चाय को अपने बर्तन में करती है और जाकर अपने बहू बेटे को इन सब के बारे में बताती है। आपने मांगा? अभी तो क्या मांगा? चाय? अरे अब हम क्या चाय पीकर जिंदगी भर अपना पेट भरेंगे? हमें जिंदगी भर चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक बार ये चाय तो पीकर देखो, ऐसी चाय तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती होगी। हम लोग ये चाय बेचना शुरू कर देते हैं। ठंड का मौसम है और आसपास तो कोई चाय वाला भी नहीं है। तुम देखना कैसे हमारी इस चाय को बेचने से तरक्की होगी। सविता की बात सुन लक्ष्मी अपनी सास की बात मान जाती है, जिसके बाद सविता उस जादुई पेड़ की शाखाओं से चाय लेती है। वही लक्ष्मी और मुरली चाय बेचने का काम करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा ही आ गया। अरे मुझे तो इसके यहाँ की ही चाय अच्छी लगती है। मैं तो अपने घर में चाय पीता भी नहीं हूँ, दिन रात बस आपकी ही यहाँ चाय पीता हूँ। सभी कस्टमर को उस जादुई पेड़ की चाय काफी पसंद आती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे सविता की आमदनी बढ़ती है और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन इस परिवार की हो रही तरक्की से उनके गांव का सेठ मदन लाल को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। चाय बेचकर कुछ दिनों में इतनी तरक्की करना तो नामुमकिन है। लगता है ये सास बहू और बेटा कुछ तो गड़बड़ करते हैं। अब तो मुझे ही इन पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया। मदन लाल को सविता, लक्ष्मी और मुरली पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो दिन रात उनके घर के बाहर छुपकर उन पर निगरानी रखता है। और एक दिन जब सविता वो जादुई पेड़ की शाखाओं से चाय ले रही होती है, तभी मदन लाल उन्हें देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है। अब तो इस जादुई पेड़ का फायदा उठाना ही पड़ेगा। मदन लाल के मन में जादुई पेड़ के लिए लालच आ जाता है, जिसके बाद वो रात होते ही उस पेड़ के पास जाता है। मुझे पेट भर के सोने के सिक्के और बहुत सारे पैसे दो। मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, ना कि तुम जैसे लालची और दुष्ट लोगों की। चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। ए जादुई पेड़, मुझे अमीर नहीं बना सकता है तो तेरा इस दुनिया में रहने का क्या ही फायदा। मदन लाल पास में ही पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है और पेड़ को काटने लगता है कि तभी कुल्हाड़ी की आवाज सुन मुरली, लक्ष्मी घर से बाहर आ जाते हैं। अरे सेठ मदन लाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? तुम लोगों को अच्छा इंसान समझकर तुम लोगों की मदद की, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से कुछ लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आज के बाद मैं कोई जादुई पेड़ नहीं रहूंगा, बल्कि एक शक्तिहीन पेड़ बन जाऊंगा। नहीं नहीं जादुई पेड़, ऐसा मत करो, वरना हम लोगों का क्या होगा? माँ जी, जो होना था सो हो गया। अब ये कोई जादुई पेड़ नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिहीन पेड़ हो गया है। हम लोगों ने इस जादुई पेड़ की चाय बेचकर इतने पैसे तो कमा ही लिए हैं कि हम लोग खुद से चाय बनाकर बेच सकते हैं और इसी के साथ अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब हमें इस जादुई पेड़ की जरूरत नहीं है। भगवान ने अब हमें काबिल बना दिया है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, हमें जादुई पेड़ की कोई मदद नहीं चाहिए। सविता, लक्ष्मी, मुरली खुद से ही चाय बनाकर बेचते हैं और उसी के साथ अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं, जिसके चलते उनकी तरक्की काफी होती है। वहीं सेठ मदन लाल को उनके किए का फल मिलता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ठंड में कामचोर घमंडी ननंद। अरे प्रियंका, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक तुमने कॉफी नहीं बनाई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम बहू नहीं बल्कि नौकरानी है, वो भी हमारी ननंद कीर्ति की। इतना भी आलसपन ठीक नहीं है। जब देखो तब अपने बिस्तर में ही हीटर के सामने पड़ी रहती है। अब सारी ठंड क्या इसे ही लगती है, हमें नहीं लगती क्या? माया और प्रियंका आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी हीटर के सामने कंबल ओढ़ी कीर्ति अपनी दोनों भाभियों को आवाज देने लगती है। ही भाभी, ओ भाभी, मेरी कॉफी कहाँ है? ये लो, उठ गई महारानी, चलो वरना पूरे घर को सर पर उठा लेंगी। दोनों भाभियां नाश्ता लेकर अपनी ननंद के कमरे में जाती हैं। आप दोनों को पता है ना कि मैं 8 बजे कॉफी पीती हूँ और आप लोग 7:15 बजे आ रही हैं। ननंद जी,
अगर आपको कॉफी करेक्ट टाइम पर पीने का इतना ही शौक है तो सुबह सुबह उठकर आप खुद बना लीजिए, हमें और भी काम होते हैं। नहीं बहू, ये ऐसा क्यों करेंगी? ये तो क्वीन एलिजाबेथ है ना, इसे तो सब इसके बिस्तर पर चाहिए। कभी उठकर खुद भी अपने लिए कॉफी बना लिया कर, जब देखो बिस्तर में ही पड़ी रहती है। तेरी भाभियों को और भी काम करने होते हैं, 100 आलसी मरे होंगे तब जाकर एक पैदा हुई होगी। रहने दीजिए माँ जी, अभी छोटी है, समय बीतने के साथ साथ सब सीख जाएगी। इन लोगों की वजह से सुबह सुबह मुझे माँ के ताने सुनने को मिले। अब देखना, इन दोनों की वाट न लगाई तो मेरा नाम भी कीर्ति नहीं। भाभी, मेरे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, प्लीज मेरे लिए गर्म पानी कर दो। दोनों भाभियां अपनी ननंद के लिए गर्म पानी करने के लिए चली जाती हैं। वहीं कीर्ति, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। वाह कीर्ति, ये ड्रेस तो तुझ में बहुत अच्छी लगेगी, आज तो सारे कॉलेज के लड़के मुझ पर फिदा हो ही जाएंगे। शीशे में खुद को देखते हुए कीर्ति गाना गाती है और खुद अपनी तारीफ करके बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन कीर्ति जैसे ही बाल्टी के अंदर रखे पानी में हाथ डालती है, आह मेरा हाथ, कितना गर्म पानी है ये। मुझे पता है भाभी ने जानबूझकर इतना गर्म पानी किया है ताकि मेरा हाथ जल जाए। अभी इन्हें बताती हूँ। भाभी, ओ भाभी, इधर तो आना जरा। क्या हुआ कीर्ति? भाभी, मैंने आप लोगों से पानी गर्म करने के लिए कहा था ना, कि पानी में बर्फ डालने को। ये पानी तो बहुत ठंडा हो रहा है, अब मैं क्या इतने ठंडे पानी से नहाऊंगी? कीर्ति, हमने तो अच्छे से गर्म किया था। आप लोगों को क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चेक कर लीजिए। कीर्ति की बात सुनकर माया जैसे ही उस गर्म पानी में हाथ डालती है तो उसका हाथ जल जाता है। आह, मेरा हाथ, ये पानी तो बिल्कुल खौल रहा है। कीर्ति, ये खौलता पानी तुम्हें ठंडा कहाँ से लग रहा है? देखो, मेरा हाथ जल गया। मुझे पता है, मैंने झूठ कहा था कि ये पानी ठंडा है। आप लोगों से पानी गर्म करने के लिए कहा था ना कि इतना खौलाने का। आप लोगों के ये पानी जानबूझकर इतना गर्म किया ना ताकि मेरा हाथ जल जाए। भाभी, मैं आपकी सारी चालबाजियां आप पर ही पलट दूंगी, समझिए आप। अपनी ननंद के ताने सुनकर प्रियंका और माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती हैं। कीर्ति एक आलसी किस्म की लड़की होती है जो ठंड में अपनी सारी कामकाज अपनी भाभियों से ही करवाती है और खुद आराम से दिन रात कंबल में आराम करती है। भाभी, आप दोनों यहाँ बैठी हो, मुझे कब से भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। कीर्ति, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें बुखार है, तो आज खाना तुम बना लो। ये नाटक वाटक करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है। एक तो सिर्फ आप दोनों के काम न करने के बहाने हैं। इतनी ठंड भी कहाँ है जो आप लोग कंबल ओढ़ के बैठे हो। चुपचाप से मेरे लिए खाना बनाओ, वरना भैया से ऐसी चुगली लगाऊंगी जिससे आप दोनों का बैठना उठना सोना सब हराम हो जाएगा। ठंड नहीं है तो खुद क्यों पूरा दिन कंबल में ही और हीटर के सामने बैठी रहती हो? खुद के भी हाथ पैर चला लिया करो। तुम्हें तो एक गिलास पानी लेकर भी खुद से पीना नहीं आता है। प्रियंका की ये बात सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी वहां कीर्ति के दोनों भाई आ जाते हैं और अपने भाइयों को आता देख कीर्ति रोने का नाटक करती है। क्या हुआ कीर्ति, मेरी प्यारी बहन, तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं शादी करके कल को अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी से मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार किया जाए। मैंने भाभी से बस इतना ही कहा कि मुझे खाना दे दीजिए, और भाभी है कि मुझ पर चिल्ला रही है कि खुद जाकर ले लो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? हम तुम्हारे नौकर नहीं है। नहीं, कीर्ति झूठ कह रही है, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? चुप रहो तुम दोनों, हमारी बहन हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। जाओ जाकर हमारी बहन के लिए खाना बनाओ। अपने अपने पतियों की बात सुन माया प्रियंका दोनों को ही काफी बुरा लगता है और दोनों रोते हुए किचन में जाकर बीमार हालत में भी अपनी ननद के लिए खाना बनाती हैं। वहीं कीर्ति ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। कीर्ति अपनी दोनों भाभियों के साथ हमेशा नौकरों जैसा ही सुलूक करती है, जिसके चलते उसकी दोनों भाभियां उससे परेशान रहती हैं। समय गुजरता है और कीर्ति की अजय नाम के लड़के से शादी हो जाती है और दोनों भाभियों पर से उसकी ननद का अत्याचार खत्म हो जाता है। भाभी उठिए, 7 बज चुके हैं और आप अभी तक सो रही हैं। सोने दो ना, अभी सिर्फ 7 ही तो बजे हैं, 1 घंटे बाद उठाना मुझे। इस महारानी को भी 1 घंटा और सोना है, अभी बताती हूँ इसे। इतना कहकर वर्षा साइड में ही रखे ठंडे पानी कोई गिलास को उठाती और सीधा कीर्ति के मुंह पर मार देती है, जिससे कीर्ति घबरा कर उठती है। ये सब क्या है? कोई ठंडा पानी ऐसे किसी के मुंह पर गिराकर उठाता है क्या, वो भी इतनी ठंड में? मुझसे चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है, यह आपका मायका नहीं, आपका ससुराल है।
यहाँ पर आपको हम सब के उठने से पहले उठना होगा और हम सब के सोने के बाद सोना होगा। तो उठो और जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। वर्षा की बातें सुन कीर्ति ठंड के मारे कपकपाते हुए किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। इतने साल अपने मायके में आराम करने के बाद अब कीर्ति को अपने ससुराल में काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। आज तो काफी ठंड है, आज तो मैं इस कंबल से उठूंगी ही नहीं। मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रही हूँ और आप हैं कि यहाँ आराम से बैठी हैं कंबल में, आराम फरमा रही हो। मैंने आपसे मेरी ये ड्रेस धोने को कहा था ना, मुझे ये कल पहनना है। जाओ मेरी ये ड्रेस धोकर लाओ। वर्षा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी ठंड में मैं तुम्हारी ड्रेस धोऊंगी? कीर्ति की बातें सुन वर्षा कीर्ति का हाथ पकड़ती है और उसे कंबल से बाहर खींचकर बोलती है, लगता है आपके भूलने की आदत अभी तक गई नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, ये आपका मायका नहीं बल्कि ससुराल है। यहाँ आपकी भाभी आपकी सेवा करने में नहीं लगी रहेंगी, बल्कि यहाँ आपको हमारी सेवा करनी होगी। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट टाइम समझा रही हूँ, आइंदा से मुझे ये आपको समझाना ना पड़े। वर्षा की बात सुन कीर्ति के दिमाग में अपनी भाभीयों पर किए गए अत्याचार किसी फिल्म की स्टोरी की तरह घूमने लगते हैं। ठंडे पानी में काम करने की वजह से कीर्ति की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके हाथ पैरों में भी काफी सूजन आ जाती है, जिससे कीर्ति को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कीर्ति रोते हुए अपने मायके में जाती है और अपनी भाभीयों के पैरों में गिर जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? उठो उठो, ये क्या, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तुम्हारा शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, ऊपर से तुम्हारे हाथ भी कितने सूजे हुए हैं। ये तो मेरे कर्मों की सजा है, जो मैंने आपके और अपनी प्रियंका भाभी के साथ किया। वही सब मेरी ननद मेरे साथ करती है, नौकरानी जैसा सलूक करती है और खुद आराम करती है। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर देना। नहीं कीर्ति, ऐसा मत कहो, हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और प्रियंका तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, कीर्ति अपनी दोनों भाभियों के गले से लग जाती है और उसके बाद माया और प्रियंका कीर्ति के ससुराल जाती हैं और उसके ससुराल वालों से बात करती हैं, जिसके बाद वर्षा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है, जिसके बाद कीर्ति की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ कीर्ति को उसकी गलती का फल इसी जन्म में मिलेगा। कर्मा विल बी बैक।